स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस। आप देख रहे हो और उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, इस वक्त एवलांच के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये एक नए एवलांच के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। ऊंचाई वाले इलाकों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 3 मार्च को एवलांच का अलर्ट जारी किया है। उच्च हिमालयी इलाकों में ग्लेशियर खिसकने या फिर टूटने की चेतावनी जारी कर दी गई है। अब इस अलर्ट के बाद चमोली के डीएम ने ऊपरी इलाकों के मजदूरों को शिफ्ट करने को कहा है। नीति मलारी घाटी से भी मजदूरों को शिफ्ट करने के लिए कहा गया है। तो एक एवलांच से अब तक निपटा नहीं गया है, क्योंकि अब भी 4 लोगों के यहां पर दबे होने की आशंका है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से चला दिया गया है। तो वहीं एक दूसरे एवलांच के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। भीषण बर्फबारी के चलते ही ये अलर्ट जारी किया गया है। ऊपरी इलाकों में रहने वाले लोगों को निचले इलाकों में लाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। चमोली के माणा हादसे पर से एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यहां पर लापता एक व्यक्ति को सुरक्षित अपने घर पहुंचा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का रहने वाला मनीष कुमार सुरक्षित अपने घर पहुंचा है। ब्यूरो ने इस एवलांच के हादसे के बाद सभी के परिवार से संपर्क साधा, जिसके बाद मनीष कुमार के अपने घर के निवासियों से जब संपर्क उनका हुआ तो हिमाचल पहुंचने की खबर उनको दी गई। चमोली के माणा में एवलांच में फंसे हुए मजदूरों के लिए आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शनिवार को खराब मौसम के चलते और अंधेरा होने के चलते ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन आज एक बार फिर से राहत बचाव का काम हुआ है शुरू। अभी भी बर्फ में 4 मजदूरों के दबे होने की खबर है। 17 मजदूरों को कल निकाला गया था। 50 मजदूरों को बर्फ से अब तक निकाल लिया गया है। 4 मजदूर बचे हैं जो इस समय एवलांच में फंसे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है एक बार फिर से आज। और 1 मजदूर को सुरक्षित हिमाचल प्रदेश पहुंचा दिया गया है। ये एक बड़ा अपडेट और है। भारी बर्फ के बाद में होने की बाद ये हादसा हुआ है। भारी बर्फबारी और ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटा, जिसके बाद एवलांच की शक्ल में वो नीचे आया और इसमें 55 मजदूर दब गए। 50 मजदूर निकाल लिए गए हैं। 1 मजदूर सुरक्षित घर पहुंचा दिया गया है। 4 मजदूरों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और 4 मजदूर अब निकाले जाने बाकी हैं। नितिन सेमवाल मेरी सहयोगी और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है लाइव इस खबर पर। सीधे रुख करेंगे नितिन सेमवाल की तरफ। नितिन सेमवाल, कल खराब मौसम और अंधेरा होने के बाद ऑपरेशन को रोका गया। इस समय की सबसे पहले आप ताजा अपडेट्स दीजिए कि क्या एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन, यानी कि सेना के जो चॉपर्स वहां पर खड़े हैं स्टैंड बाय में, उन्होंने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। जो 4 मजदूर इस समय दबे हुए हैं, एवलांच में फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन क्या अब शुरू कर दिया गया है? नितिन सेमवाल, निश्चित रूप से आज यानी कि रविवार का दिन है, अभियान है। इसको आज सुबह ठीक 7 बजे से आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है वो पहले ही उड़ान भर चुका है और अब जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी यहाँ पे रखे गए थे, जो कल यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी उड़ान भर ली है। तो आज सुबह से ही एक बार फिर से जो 4 लोग लापता है उनके लिए रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया गया है। और आज कोशिश ये की जाएगी कि दोपहर तक जो 4 लोग लापता हैं माणा के पास ग्लेशियर टूटने के बाद, उनको सुरक्षित निकाला जाए या किसी भी प्रकार की उनकी स्थिति हो, उस स्थिति से उनको निकालने की कोशिश आज प्रशासन के द्वारा की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इस घटनाक्रम के बाद जो अपडेट मिल रहा है, चाहे प्रशासन हो या बीआरओ की तरफ से, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अब इस पूरे घटना में लगभग 55 के बजाय अब 54 ही लोग मौजूद थे जब ये ग्लेशियर माणा के पास टूटा था, जिसमें से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 4 लोग लापता हैं और 46 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 46 में से अगर मैं बात करूं तो 22 लोगों को आर्मी अस्पताल जोशीमठ में एडमिट किया गया है और इसके अलावा 1 घायल को ऋषिकेश शनिवार को ही रेफर कर दिया गया था। अब आज प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती यह है कि जो 4 लोग लापता हैं उनको सबसे पहले खोजा जाए, उनकी सबसे पहले खोजबीन की जाए। और जिस तरीके से हेलीकॉप्टर तो आज सुबह ही यहाँ से उड़ान भर चुके हैं, लेकिन जो बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी की टीम मौजूद है, जिसमें कि लगभग
80 से अधिक जवान हैं वो भी धरातल से यानी कि जहां पर वो मौजूद हैं अपने कैंप से मूव कर चुके हैं, ये बताया जा रहा है पैदल। और अब उस ग्लेशियर को फिर से काटने की कोशिश की जा रही है जहां ये इन लोगों के फंसने की संभावना है। जी, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे नितिन सेमवाल कि अब एक जो 4 मजदूरों के यहाँ पर फंसे होने के लिए ऑपरेशन को शुरू किया गया है, इस पर सेना के अधिकारियों ने अब पूरी तरह से अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी अपडेट मिली है, क्योंकि अब 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अब ये जो 4 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, इनकी सेहत किस तरह की हो सकती है? क्या इनमें से और भी कोई कैजुअलिटी होने की भी जानकारी सेना के अधिकारियों की तरफ से वहां से दी गई? किस तरह की बातें वहां पर इस समय चल रही है? जी, अगर बात करें तो अभी इस तरीके की कोई पुष्टि ना प्रशासन की ओर से हुई है ना सेना की ओर से हुई है। हाँ, सेना ने पहले शनिवार को 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर ली है, लेकिन देखिए अब जो 4 लोग वहां पे फंसे हुए हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि वो 4 लोग सुरक्षित हों, क्योंकि जिस तरीके से बताया जाता है कि पहाड़ों में या उच्च हिमालय क्षेत्रों में जब कोई बीआरओ या अन्य संस्था काम करती है तो वो अपने जो घर हैं उनको बड़े मॉडल से तैयार करती है ताकि बर्फ जो है उसके ऊपर से फिसल कर नीचे की तरफ चली जाए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये अपने जो इन्होंने घर बनाए थे कंटेनर के अंदर जो ये लोग हैं, अगर उस कंटेनर के ऊपर से बर्फ सीधे नीचे की तरफ फिसल गई हो तो इनके जीवित बचने की संभावना है। लेकिन अब ये सारी उम्मीद है कि 4 लोग जो लापता हैं, एक उम्मीद जताई जा रही है कि ये लोग सुरक्षित हों और इनको आज रेस्क्यू किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल फिलहाल की जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आपको यह भी अपडेट दे देते हैं यहाँ कि शनिवार यानी कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माणा में ग्राउंड जीरो पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा है। माणा इलाके में लॉन्च के बाद राहत अभियान चल रहा है और इसे लेकर सीएम धामी ने हवाई निरीक्षण भी किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में अधिकारियों से जानकारी भी ली। इसके साथ ही सीएम धामी ने घायलों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है, उस क्षेत्र के 5 से ज़्यादा ब्लॉकों में बिजली भी नहीं है, बिजली का संपर्क भी कट गया है, सैटेलाइट का इंटरनेट भी नहीं है, दूरभाष भी अभी नहीं हो पा रहे हैं। वहाँ पर जल्दी से जल्दी हम लोगों ने अभी यहाँ पर मीटिंग की, आपस में बात की है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर एंटीना स्थापित किया जाएगा, जिससे कि लोगों को जो है वहाँ पर उनसे आसपास के गांव से लोगों से लगातार संपर्क स्थापित हो। वो सब काम किए जा रहे हैं। 200 से अधिक लोग लगातार रेस्क्यू अभियान में अपना योगदान कर रहे हैं, बचाव में लगे हुए हैं। इसमें सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के हैं, एनडीआरएफ के हैं, बीआरओ है, आपदा प्रबंधन के लोग हैं, अग्निशमन वाले हैं, हमारी पुलिस है, खाद्य विभाग के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वायुसेना, थल सेना, सभी उस पर अपना काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी पर्याप्त मात्रा में है। माणा में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की पीएम मोदी ने भी जानकारी ली है और पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने फोन पर सीएम धामी से बात करके रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। सीएम धामी ने कहा है कि पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रेस्क्यू अभियान से लेकर पूरी घटना की जानकारी ली है और पूरे प्रदेश के बारे में भी ली है और हर संभव उन्होंने एजेंसियों की केंद्र के स्तर पर जहां भी चाहिए वहां पर वो सहायता उपलब्ध कराएंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 6 मार्च को देवभूमि उत्तराखंड आ सकते हैं। पीएम मोदी अपने दौरे पर मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुकवा जाएंगे और इससे पहले पीएम मोदी 26 या फिर 27 फरवरी को उत्तराखंड आने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका दौरा रद्द कर दिया गया था। अब आपको बता रहे हैं कि नए प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 6 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 8 बजे देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद हेलीकॉप्टर से हर्षिल के लिए रवाना होंगे। हर्षिल में एक छोटी सी सभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी मुकबा में मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा है वो 6 मार्च को प्रातः 8 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। उसके पश्चात बाय हेलीकॉप्टर से हर्सिल के लिए प्रस्थान करेंगे। हर्सिल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद मुखवा में, जहां पर मां गंगा की जो शीतकालीन प्रवास जहां पर उनका स्थल है, वहां पर वो पूजा अर्चना भी करेंगे और उसके पश्चात 12:45 बजे करीब माननीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर उत्तरकाशी में पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंगोत्री हाईवे को झाला तक रोक दिया गया है। बीआरओ की टीम मशीनों के साथ यहां पर डटी हुई है काम में। हर्षिल घाटी में युद्ध स्तर पर बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। भारी बर्फबारी के बाद चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए यहां पर रास्तों को दुरुस्त करने का काम चल रहा है और बर्फ को हटाया जा रहा है बहुत ही तेजी से। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि रुद्रप्रयाग में 2 दिन के बारिश और बर्फबारी के बाद कल यानी कि शनिवार को मौसम साफ रहा, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ जमा है। तस्वीरें आपके सामने त्रियुगी नारायण गांव की है, जहां बर्फ के बीच में बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में छात्राएं पेपर देने जा रही हैं। इस दौरान बातचीत में छात्राएं बोल रही हैं कि ठंड तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पेपर भी देना है। केदार घाटी में कई स्कूल्स ऐसे हैं जहां तक जाने के लिए बर्फीले रास्तों से होकर जाना पड़ता है। पिथौरागढ़ की धारचूला में हुए हादसे का एक वीडियो सामने आ गया है। आपको दिखाते हैं वो वीडियो, जहां पर तवा घाट लिपुलेख हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसका है। पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा टूटने के बाद बीआरओ के लिए काम पर गए हुए मजदूर यहां फंस गए थे, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई है और 5 घायल हुए हैं। नमस के पास में ये घटना हुई है। मृतक मजदूर नेपाल का रहने वाला था। वीडियो आप देख रहे हैं जो न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कैसे अचानक से पहाड़ी का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया और नीचे मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से एक मजदूर की मौत हो गई। उसमें ही पड़ा है उसके ऊपर यार। उधर रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। नरकोटा के पास में बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर नीचे आ गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी से भारी मलबा सड़क पर आया। और गनीमत रही कि जिस वक्त भूस्खलन हुआ उस समय सड़क से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन आज मौसम साफ है। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल के आवासीय परिसर और निर्माणाधीन भवन को भूस्खलन से खतरा हो गया है। आवासीय परिसर में 12 से ज्यादा परिवार रहते हैं। वहीं नए भवन के नीचे भूस्खलन हुआ। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि निर्माण में लगी हुई दोनों एजेंसियों को चेतावनी दे दी है। फौरन सुरक्षा दीवार बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एक बिल्कुल सस्ता है, तो उनके द्वारा 50 बेड का जो है क्रिटिकल केयर यूनिट बनाई जा रही है। तो अभी अचानक बारिश होगी तो उसकी वजह से थोड़ा सा मिट्टी का कटान हो गया है, तो उसको तुरंत ही जो है, क्योंकि वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बन रही है जो पेयजल द्वारा जो है अभिलाषा है, तो वो बना रहे हैं। उनके टाइप 2 में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो अभी दोनों एजेंसी को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। अल्मोड़ा के मेडिकल कॉलेज के बेस के पास जो आवासीय परिसर बना है उसको खतरा हो गया है। लगातार 2 दिन से बारिश के बाद जो बिल्डिंग के पास जो जगह थी वो पूरी तरह से धंस गई है। हालांकि 2 निर्माण एजेंसियां अलग अलग काम कर रही हैं, आपस में इनका समन्वय नहीं होने के कारण ये सारी दिक्कतें आई हैं और जो नई बिल्डिंग बनी है उसको खतरा हो गया है। हालांकि जिसने बिल्डिंग बनाई वो एजेंसी ने नई एजेंसी को ये पत्र दिया है कि तत्काल आप इसके ऊपर रिटर्निंग दीवार लगाएं, नहीं तो ये पूरी बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। उसके बाद जो है तेजी से अब काम शुरू हो रहा है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। उधर ऋषिकेश में मशाल जुलूस के दौरान एक प्रदर्शनकारी आग में झुलस गया। दरअसल संयुक्त सर्वदलीय मंच की ओर से मंत्री प्रेमचंद्र के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान पुतले को आग लगाते वक्त एक हादसा हुआ। प्रदर्शन कर रहा शख्स भी उस आग की चपेट में आ गया। इसके बाद उसके कपड़ों में आग लगी। आप भी देख सकते हैं इन तस्वीरों में। आग बुझाने के लिए प्रदर्शनकारियों का हुजूम
उमड़ पड़ा और तुरंत उसके ऊपर पानी डाला गया, आग बुझाई गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। दून यूनिवर्सिटी में देश की 57 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के वीसी डायरेक्टर के साथ राज्य के 100 कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और प्रमुख लीडरशिप समिट में पहुंचे। यहां पर नई शिक्षा नीति पर चुनौतियों पर बातचीत की गई। यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति स्टूडेंट्स को कुछ अलग करने के लिए प्रेरणा दे रही है। अब बदलाव के इस दौर में लाइब्रेरी में छात्रों को ज्यादा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को अपने अपने विश्वविद्यालय में क्या क्या नवाचार करने हैं, एनईपी को लागू करने के लिए क्या क्या अपने संस्थाओं में काम करना है, और यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आ रखी है विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए, हमको बच्चों को जो क्रेडिट बेस देना है। कोलैबोरेटिव एफर्ट है कि हम सीधे अपने लीडर्स से बात करें और क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है। आप देखेंगे यूजीसी बहुत तेजी से रिफॉर्म्स को ला रही है। अभी वो पब्लिक डोमेन में है ड्राफ्ट, सारे लोग उसमें अपनी राय दे रहे हैं। उसके बाद बहुत चीजें बदलने वाली हैं। बीजेपी ने अपने ज्यादातर मंडल अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन मजेदार बात यहां पर यह है कि इस घोषणा में बड़े नेताओं की नहीं चल पाई। नेताओं की राय तो ली गई, लेकिन संगठन ने उन्हें ज्यादा तरजीह नहीं दी। बीजेपी इन दिनों संगठन चुनाव के दौर से गुजर रही है। बात मंडल अध्यक्षों की राय शुमारी और घोषणा से होते हुए अब जिला अध्यक्षों की राय शुमारी तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा तरजीह पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को दी गई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय जिस तरह से मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार की संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें भी जो दायित्व के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह रहता है कि मैं किसी दायित्व पे रहूं तो मैं बहुत बेहतर से काम कर सकूं मोदी जी की टीम में और नड्डा जी की टीम। बीजेपी संगठन के लोग भी मान रहे हैं कि इस बार जिन 304 में से 220 मंडल अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया है, उसमें राय शुमारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की राय का अहम रोल है। हमारी की टीम थी, राय शुमारी की टीम पर अपने प्रदेश के अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री हो गए और अपने प्रदेश के चुनाव अधिकारी हो गए, सह चुनाव अधिकारी हो गए, तीनों महामंत्री हो गए, पर्यवेक्षक हो गए। बड़ी टीम के सामने हुआ और जो अधिकतम राय शुमारी जिस कार्यकर्ता के लिए आई उसी का नाम प्राथमिकता के आधार पर तय किया गया है। जाहिर है बीजेपी संगठन ने इस बार कम से कम अभी तक घोषित मंडल अध्यक्षों पर कार्यकर्ताओं के मन की बात को सुना है। ज्यादातर मामलों में जो नंबर 1 था उसे ही मंडल का अध्यक्ष बनाया गया। ऐसे में अब बारी जिला अध्यक्षों की है, जिनकी घोषणा भी जल्द हो सकती है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस के सीनियर नेताओं की बैठक हुई। बात तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से लेकर 2027 की तैयारी पर हुई, लेकिन बंद कमरे में चर्चा प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी हुई है। तो प्रभारी ने कहा कि यह फैसला हाईकमान करेगा। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाओं के बीच दिल्ली में शनिवार को बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी शैलजा की बुलाई मीटिंग में उत्तराखंड से सभी सीनियर नेता पहुंचे। मीटिंग में जहां वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को मुद्दा बनाने पर बात हुई, तो वहीं उत्तराखंड में जिस हाल में पार्टी है वहां से 2027 में कैसे जीत हासिल होगी, ये भी सवाल उठे। वहीं प्रदेश में संगठन के हाल के सवाल पर बदलाव पर भी बात हुई। तो कांग्रेस को इस महीने क्या नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा और करण माहरा के बाद कमान किसी और को मिलेगी? इस सवाल का जवाब प्रभारी शैलजा ने हाईकमान पर छोड़ दिया। उनका प्रदेश नेतृत्व चेंज करने की बात हो रही है। देखो, ये चीज हाईकमांड की होती है। जब जहां जिस स्टेट में जो फैसला लेना होता है वो वहीं पर होता है और आने वाले वक्त में हम नए प्रोग्राम देंगे और उसके लिए यहाँ पर बातचीत हो रही थी और सब चाहते हैं कि अब हम पूरे दमखम से लग जाएंगे। कांग्रेस को एक तरफ 2027 की तैयारी करनी है, वहीं संगठन में बदलाव की भी बड़ी खबरें हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान अगर बदलाव का फैसला लेगा और प्रदेश अध्यक्ष बदलेगा तो ये सब जल्दी होगा, ताकि नए अध्यक्ष को अपना काम जमाने का मौका मिले। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में
यही काम आसान नहीं है। हालांकि नेता दावा कर रहे हैं कि 2027 में जीत जरूर मिलेगी। 27 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष करेगी। प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर उन पे लगातार संघर्ष करेगी। इसको लेकर हमारी पूरे अगले 2-3 महीने हम पूरे सड़कों पर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। जैसे ट्रेनिंग कैंप्स अब शुरुआत होनी है, उसके अलावा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वोटर लिस्टों में गड़बड़ कर रही है, तो उसकी गहन छानबीन, क्योंकि अभी अभी वहाँ नगर पंचायत के चुनाव हुए थे, तो उस संबंध में भी काफी विस्तार से आज चर्चा हुई और उसको लेके कुछ कार्यक्रम आज निर्धारित हुए, उस पर आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस पहले ही कमजोर पोजीशन में है। ऐसे में कोई भी प्रोग्राम तब तक परवान नहीं चढ़ सकता जब तक पार्टी बेहतर पोजीशन में ना हो और सभी सीनियर नेता पार्टी की पोजीशन ठीक करने के लिए एकजुट ना हो, जो कांग्रेस नेताओं में कम ही देखने को मिलता है। दिल्ली से अशरफ के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उधर विकास नगर में 4 अवैध मदरसों पर एक्शन हुआ है। प्रशासन की टीम ने चारों मदरसों को सील कर दिया है। अल्पसंख्यक विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने डगरानी गांव में 2 और नवाबगढ़ गांव में 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। दरअसल सीएम धामी ने अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर एक्शन के आदेश दिए थे। इसके बाद अल्पसंख्यक विभाग की टीम मदरसों की जांच कर रही थी और अब 4 मदरसे जहां पर इनका बिना रजिस्ट्रेशन के चलने की जानकारी मिली और तुरंत इनके ऊपर एक्शन ले लिया गया। चारों मदरसों को सील कर दिया गया है। इसके बाद जो ये कार्रवाई की गई है सील करने की, वो भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये अल्पसंख्यक विभाग के साथ एक चेकिंग की गई, तो यहाँ पे 4 मदरसे, 2 डकरानी क्षेत्र में और 2 नवाबगढ़ क्षेत्र में जो अपंजीकृत रूप से चल रहे थे, उनको आगे भी कार्रवाई अभी इनके पास अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जो भी चिन्हित किए जाएंगे। और आइए अंत में आपको दिखाते हैं अब पहाड़ टॉप 10। रुड़की में मंगलौर के लिंडोरा में कार सवारों ने 2 युवकों को फायरिंग कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवकों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक युवक ने दम तोड़ा। रामनगर में पाटकोट भलौन रोड पर एक टेम्पो खाई में जा गिरा है। इसमें ड्राइवर के साथ 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। विकासनगर के टीमली क्षेत्र में एक गाड़ी बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई है। डंपर क्षतिग्रस्त हुआ है। डंपर विकासनगर से सहारनपुर की ओर जा रहा था। रुड़की के भगवानपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान चाकू के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं एक तमंचा और कारतूस भी इस आरोपी से बरामद किया गया। नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम के पास में जंगल में एक शख्स का शव मिला है। शव पेड़ पर लटका मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधम सिंह नगर में अमानगढ़ वन प्रभाग में एक हाथी की करंट लगने से मौत हो गई। हाथी की उम्र 35 साल बताई जा रही है। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ में अतिक्रमण हटाया गया है। अभी भी कुछ और अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी है। हरिद्वार में बारिश और तेज हवाओं से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। बारिश की वजह से गन्ने की बुआई पर प्रभाव पड़ा है। अल्मोड़ा में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जाना है। और ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। 7 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा और गंगा तट पर देश विदेश से आए हुए योग एक्सपर्ट अपनी योग की कलाएं दिखाएंगे। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।